मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बाल पवाइंट होठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कुदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवीरिया ने उससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है। उसने सिर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के अगबी हिस्से में दीवार के साथ जमीन पर टेक लगाए बैठी थीं। IFSC क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था और उस वक्त वो दोनों फरी पीरियड में हैं। ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में आकर बैठ गई थीं। नमकीन मूंग फली के दानों को एक एक करके खाते हुए जो पर यह ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है उमामा? इमामा ने कुदरे हैरानी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने जवाब देने की बजाय अल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवीरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा, ठीक है, मुझे और सोचने दो। इमामा ने फौरा हार मानते हुए कहा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश? वो बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो। उसने कहा। क्यों? जवीरिया हंसी। बस 50-60 साल की जिंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहें इंसान को दुनिया में। और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूं। अगर जल्दी मर जाऊंगी तो फिर मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। उसने मूंगफली का एक दाना मुना में डालते हुए कहा। अच्छा और? जवेरिया ने कहा। और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो उसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। उसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा, और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सकें तो? जवीरिया ने कहा। आखिर ये मेरठ और किस्मत की बात है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूं कि मेरठ पर हर सूरत आऊंगी। फिर मेरे वालिदीन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो हो ही नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं उस प्रोफेशन हो सकता हूँ के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ाया भलाया जा सकता है? अम्पास पुल। अमामा ने क़िताई अंदाज में सिर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुना में डाला। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाते तो फिर तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? इमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी जो यूर ये बेअख्तियार नहीं। और अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम लंबी जिंदगी चाहती हो, और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ, तो फिर जिंदा रहकर क्या करूंगी? सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं। और ये चीज जिंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को खत्म कर देगी। तुम यही समझ लो। 6। तो फिर उसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी जिंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो, अच्छा, अगर तुम डॉक्टर ना बन सकें तो फिर मर्दगी कैसे? खुद किसी करोगी या तभी मौत? जवीरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तभी मौत ही मरूंगी, खुदकशी तो कर ही नहीं सकती। इमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तभी मौत ही मरूंगी, खुदकशी तो कर ही नहीं सकती, आ ना सकी तो? मेरा मतलब है जल्द ना आई तो फिर तो तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी जिंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इतना कुछ होगा कि मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकूंगी। वो यकीन के साथ बोली। तुम जिस कदर खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती
कि तुम कभी इतनी दिखी हो सकती हो कि रो रो कर मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सके। लखफणी, जवीरिया ने इस बार उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उमामा ने मौजू बदलते हुए कहा, रहने दो। क्यों रहने दूं? बताओ ना, तुम्हें बुरा लगेगा। जवीरिया ने कुछ हचकचाते हुए कहा। उमामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवेरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? अमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी? जवेरिया ने मध्यम आवाज में कहा। आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है कि मैं उस पर बर अमान होगी? उमामा ने उस बार कुदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं है कि मैं डॉक्टर ना बनूं? इमामा को अचानक याद आया जो यूर ये हंस दी। नहीं, जिंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। उसने कुछ फलसफियाना अंदाज में कहा। पहेलियां भजवाना छोड़ दो और मुझे बताओ। अमामा ने कहा। मैं वादा करती हूं, मैं बरा नहीं मानूंगी। इमामा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादे करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बड़ी तरह नाराज होगी। बेहतर है हम कुछ और बात करें। जवीरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाजा लगाती हूं तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज से है, राइट? इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जो ये ने सिर हिलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज इतनी अहम हो सकती है कि मैं वो बात करते करते रख गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नौयत नहीं जान लेती, मैं कुछ भी अंदाजा नहीं कर सकती। बता दो जवीरिया, प्लीज। अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा तजस्सुस हो रहा है। उसने मंत की। वो कुछ देर सोचती रही। उमामा गौर से उसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर उमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी जिंदगी में फ़िलहाल जिन चीज़ों की अहमियत है, वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम उसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो, तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। उमामा ने संजीदगी से कहा। जवीरिया ने कुदरे चौंक कर उसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवीरिया मुस्कुराई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम। जवीरिया ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई। इमामा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो शाकिर थी या हैरत ज़दा, जवीरिया अंदाजा नहीं कर सकी, मगर उसके चेहरे के तासरात ये जरूर बता रहे थे कि जवीरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले उसके हर अंदाजे के बराकुस थे। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बर अमानोगी। जवीरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर इमामा कुछ कहे बगैर उसे देखती रही। माइज हल्क के बल चलाता हुआ दर्द से दोहरा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पीठ पर थे। उसके सामने खड़े 12 साला लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टीन्स रैकेट को एक बार फिर पूरी कुवत से मईस की टांग पर दे मारा। मईस के हलक से एक बार फिर चीख निकली, और वो इस बार सईदा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में उसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा। जवाब बगैर किसी लिहाज और मरवत के उसे इस रेक्ट से पीट रहा था जो मायूस कुछ देर पहले उसे बैठने के लिए लेकर आया था। उस हफ्ते में उन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था, और तीनों बार झगड़ा शुरू हो गया था। करने वाला इसका छोटा भाई था। महीज और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे। उनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ जबानी कलामी बातों और धमकियों तक ही महदूद रहता था। मगर अब कुछ उरसे से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आए थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल से अकठे वापस आए थे, और गाड़ी से उतरते हुए उसके छोटे भाई ने बड़ी दृष्टि के साथ पीछे डगी से इस वक्त अपना बेग खींच कर निकाला जब मईज अपना बेग निकाल रहा था। बेग खींचते हुए मईज ने अपना बेग खींच कर निकाला जब मईज अपना बेग निकाल रहा था। हुए मईज के हाथ को बड़ी तरह रगड़ आई। मईज बड़ी तरह तलमलाया। तुम अंधे हो चुके हो। इत्मीनान से अपना बेग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मईज के चलाने पर
उसने पलट कर उसको देखा और लाउंज का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मईस के तन बदन में जैसे आग लग गई। वो तेज कदमों से उसके पीछे अंदर चला आया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसके करीब पहुंचते हुए मईज एक बार फिर धाड़ा। उसने बीक कुंधे से उतार कर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ोगे? इतनी हिम्मत है? ये मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम होंगे। Tonom liegt mir sind. Ihr könnt ihn doppeln erst hier. दोबारा ये हरकत करोगे? मईज अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके भाई ने पूरी कुवत से इसका बीग खींचते हुए उसे रखने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। उसने मईज का बीग उठाकर दूर फेंक दिया। मईज का चेहरा सरख हो गया। सने जमीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बीग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे के इंतजार कए बगैर उसके भाई ने पूरी कुवत से मईज की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन उसने पूरी कुवत से छोटे भाई के मुंह पर मक्का मारा, जो उसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे उसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद उसके हल्क से कोई आवाज नहीं निकली थी। उसने मईज की टाई खींचते हुए उसका गला दबाने की कोशिश की। मईज ने जवाबा उसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। उसे शर्ट के फटने की आवाज आई। उसने पूरी कुवत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा। उसके भाई के हाथ से उसकी टाई निकल गई। ठहरू, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ तोड़कर दिखाता हूं। माइस ने उसे गालियां देते हुए लाउंज के एक कोने में पड़े हुए एक रेक्ट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रेक्ट उसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी कुवत से घुमाकर इतनी बर्क रफ्तारी के साथ इस रेकेट को मैयस के पेट में मारा कि वो संभल या खुद को बचा भी नहीं सका। उसने ये के बाद देगरे उसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए। अंदर से उन दोनों का बड़ा भाई इश्तियाल के आलम में बाहर लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। उसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ यक्ट नीचे कर लिया था। और तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने से बड़े भाई को मारते हो। उसकी नजर अब उसके हाथ में पकड़े रेक्ट पर गई। नहीं आती, उसने बड़ी ढिठाई के साथ कहते हुए रेक्ट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मईज ने बुलंद आवाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। हाँ, क्यों नहीं? श्योर, व्हाई नॉट? एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सरे पर रखकर उसने मईज से कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टीनस रैकेट से कुछ मज्जा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। मईज को इश्तियाल आ गया। तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीना टूट गई होगी। मईज गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहां कुछ देर पहले वो खड़ा था। मौसर समांथार चर्च ने दूसरी रो में खड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए उस लड़के को चौथी बार घोरा। वो इस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। वक्तन फौक्तन वो बाहर से नजरें हटाना, एक नजर मसस समांथा को देखता, उसके बाद फिर उसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन उस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थीं। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थीं और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ आई थीं। टीचिंग उनका प्रोफेशन था और जिस जिस मुल्क में उनके शौहर की पोस्टिंग हुई, वो वहाँ सफारत खाना से मुंसलिक स्कूल्स में पढ़ाती रहीं। अपने से पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाली टीचर मसस मेरिन की स्कीम ऑफ वर्क को ही जारी रखते हुए उन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और हर दूसरे के साथ दौरान खून की डाया ग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए से समझाना शुरू किया। डायाग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने इस लड़के को खड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नजरें इस लड़के पर मरकूज रखते हुए उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में यकदम खामोशी छा गई। इस लड़के ने सर घुमाकर अंदर देखा।
मसस समंथार चर्च से उसकी नज़रें मिलीं। मसस समंथा मुस्कुराए और एक बार फिर उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर है तक उन्होंने इसी तरह बोलते हुए अपनी नज़रें इस लड़के पर रखें, जवाब अपने सामने पड़ी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था। उसके बाद मिसेस समांथा ने अपनी तोजा क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज़ कर ली। उनका ख़्याल था वो ख़ासा शर्मिंदा हो चुका है, दोबारा बाहर नहीं देखेगा। मगर सिर्फ़ 2 मिनट के बाद उन्होंने उसे एक बार फिर खिड़की से बाहर मुतवज्जा देखा। वो एक बार फिर बोलते-बोलते ख़ामोश हो गईं। बला तवक्कुफ़ इस लड़के ने गर्दन मोड़कर फिर उनकी तरफ देखा। इस बार मिसेस समांथा मुस्कुराए नहीं, बल्कि कुदरे संजीदगी से उसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा उस लड़के को देखा, तो वो एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ़ था। उस बार गैर महसूस तौर पर उनके चेहरे पर कुछ नाराज़ी नमूदार हुई और वो कुछ झंझलाते हुए खामोश हुए और उनके खामोश होते ही इस लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नज़रें हटाकर उनकी तरफ देखा। इस बार इस लड़के के माथे पर भी कुछ शक्नें थीं। एक नज़र मिसेस समांथा को नागवारी से देखकर वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसका अंदाज़ उस कदर तौहीन आमेज़ था कि मिसेस समांथा चर्च का चेहरा सर्ख हो गया। "सालार, तुम क्या देख रहे हो?" उन्होंने सख्ती से पूछा। "नॉथिंग," एक लफ्ज़ी जवाब आया। वो अब छिती हुई नज़रों से उन्हें देख रहा था। "पता है, मैं क्या पढ़ा रही हूँ?" हुआ मारकर कीप से बंद करके टेबल पर फेंक दिया। "यह बात है, तो फिर यहाँ आओ और ये डायाग्राम बनाकर उसको लेबल करो।" उन्होंने अस्फंज के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ करते हुए कहा। ये के बाद दीगरे लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। उन्होंने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को आपस में नज़रों का तबादला करते देखा। वो लड़का अब सर्द नज़रों के साथ समांथार चर्ड्स को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशान साफ किया, वो अपनी कर्सी से एक झटके के साथ उठा। तेज कदमों के साथ उसने टेबल पर पड़ा हुआ मार्कर उठाया और बरक रफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायाग्राम बनाने लगा। पूरे 2 मिनट 57 सेकेंड्स के बाद उसने मार्कर पर कीप लगाकर उसे मेज पर उसी अंदाज में उछाला जिस अंदाज में समंथार चर्च ने उछाला था और समांथा की तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मिस्टर रिचर्ड्स ने उसे मारकर उछालते या अपनी कुर्सी की तरफ जाते नहीं देखा। वो बेयकीनी के आलम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम अरसा में बनाए जाने वाली इस लेबल्ड डायाग्राम को देख रही थीं, जिसे बनाने में उन्होंने 10 मिनट लिए थे और वो उनकी डायाग्राम से ज़्यादा अच्छी थी। वो कहीं भी मामूली सी गलती भी नहीं ढूँढ सकें। कुछ खफीफ सी होते हुए उन्होंने गर्दन मोड़कर एक बार फिर उस लड़के को देखा। वो फिर खिड़की से बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। उस बार अंदर से इमामा की आवाज़ आई। "कौन है?" "उमामा, मैं हूँ। दरवाज़ा खोलो।" वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। इमामा उसकी जानिब पश्त गए अपने बेड की तरफ बढ़ी। "तुम्हें उस वक़्त क्या काम आन पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं।" वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। "बस नींद आ रही थी मुझे।" वो बेड पर बैठ गई। वसीम उसका चेहरा देखकर चौंक गया। "तुम रो रही थीं?" बेइख्तियार उसके मुँह से निकला। इमामा की आंखें सरख और सोजी हुई थीं और वो इससे नज़रें चराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने उसके पास बैठते ले हुए उसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की। "कहीं बुखार तो नहीं है?" उसने कुछ तशवीश भरे अंदाज में कहा और फिर हाथ छोड़ दिया। "बुखार तो नहीं है। फिर तुम कोई टिबल्ट ले लेते।" "बुखार तो नहीं है। फिर तुम कोई टिबल्ट ले लेते। मैं ले चुकी हूँ।" "अच्छा, तुम सो जाओ। मैं बातें करने आया था, मगर अब उस हालत में क्या बातें करूँगा? तुमसे।"
वसीम ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इमामा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी उठकर उसके पीछे गई और वसीम के बाहर निकलते ही उसने दरवाजे को फिर लॉक कर लिया। बेड पर औंधे मुन्ना लेटकर उसने तकिए में मुन्ना छुपा लिया। वो एक बार फिर हचकियों के साथ रो रही थी। 13 साल का वो लड़का उस वक्त टीवी पर म्यूजिक शो देखने में मसरूफ था। जब तीबा ने अंदर झांका, बेयकीनी से उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर कुछ नाराजगी के आलम में अंदर चली आए। क्या हो रहा है? उन्होंने अंदर आते ही कहा। टीवी देख रहा हूं। उसने टीवी से नजरें नहीं हटाईं। टीवी देख रहा हूं। फारगार्ड सीख। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पीपर ज़हूर हैं? तीबा ने उसके सामने आते हुए कहा। सो व्हाट? उस लड़ ने उस बार कुछ खफगी से कहा। सो व्हाट? तुम्हें उस वक्त अपने कमरे में किताबों के दरमियान होना चाहिए, ना कि यहां उस बेहुदा शो के सामने। तीबा ने डांटा। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूं। आप सामने से हट जाएं। उसके लहजे में नागवारी आ गई। फिर भी उठो और अंदर जाकर पढ़ो। तीबा ने उस तरह खड़े खड़े उससे कहा। ना मैं यहां से उठूंगा, ना अंदर जाकर पढ़ूंगा। मेरी स्टडीज और पेपर ज़मीर मुसैला हैं, आपका नहीं। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती स्टडीज की तो उस वक्त तुम यहां बैठे होते। स्टेप असाइड। उसने तीबा के जुमले को नजरअंदाज करते हुए बड़ी बदतमीजी के साथ साथ हाथ के इशारे से कहा। आज तुम्हारे पापा आ जाएं तो मैं उनसे बात करती हूं। तीबा ने उसे धमकाने की कोशिश की। भी बात कर लें। क्या होगा? पापा क्या कर लेंगे? जब मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे जितनी तैयारी करनी है मैंने कर ली है, तो फिर आपको क्या मसला है? ये तुम्हारे सालाना इम्तिहान है। तुम्हें एहसास होना चाहिए इस बात का। तीबा ने एकदम अपने लहजे को नर्म करते हुए कहा। मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूं कि मेरे आगे पीछे फिर ना पड़े आपको। मैं अपने मामलात में आपसे ज्यादा समझदार हूं। इसलिए ये थर डिक्लास कसम के जुमले मुझसे मत बोला करें। एग्जाम्स हो रहे हैं। स्टडीज पर ध्यान दो। इस वक्त तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगी। व्हाट अ रबिश। वो बात करते करते गुस्से में सोफा से उठकर खड़ा हो गया। हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट उसने पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पर दे मारा और पांव पटकता हुआ कमरे से निकल गया। तीबा कुछ बेबसी और खिफत के आलम में उसे कमरे से बाहर निकलता हुआ देखती रही।